की है। हमारी ख्वाहिश है कि साद रिजवी मंजर पर आए, अनस रिजवी मंजर पर आए। दुनिया में इस तरह के मामला होते रहते हैं। कुछ लोग जो है ना, वो जब मुश्किल वक्त होता है तो वो गायब हो जाते हैं, अच्छे हालात होते हैं तो हीरो बनने के लिए आ जाते हैं। और इसको ये मामला चूंकि बहुत हसास है, अगर कोई नंबर गेम के चक्कर में और जल्दबाजी में कोई नंबर टंग प्रोग्राम को इस तरह करेगा तो वो नुकसान में रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ रजा और मेरे साथ मौजूद हैं इंसान अली आरिफ एडवोकेट साहब। आज मस्जिद रहमत लिल आलमीन के हवाला से लाहौर हाई कोर्ट में हियरिंग थी, तो हम सर से पूछेंगे कि क्या पेशरफ्त हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर, आपने मस्जिद रहमत लिल आलमीन के हवाले से रिट फाइल की थी और तौहीन अदालत के हवाले से भी रिट फाइल की थी, तो आज हियरिंग थी, तो क्या अपडेट है? मैंने 2018 में भी रिट फाइल की थी, मस्जिद खुलवाई थी। फिर ये मैंने 15 अक्टूबर को भी फाइल की और जिस पर ये प्रोसीडिंग हुई। और फिर मैंने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की। तौहीन अदालत की दरखास्त होती है रिट में, अगर जो हुक्म होता है उस पर अमल दरामद न किया जाए तो फिर ये दरखास्त दायर होती है, जो मैंने दायर की थी। तो आज उसकी बड़ी अहम समाअत थी, क्योंकि मैं इसका स्टेक होल्डर हूँ, मैं इसका पेटिशनर हूँ और मेरी ये दरखास्त है। तो जाहिर है कोर्ट में मैं पेश होता हूँ, मेरी हियरिंग होती है। कोर्ट से मेरा जो मुकालमा हुआ बड़ा दिलचस्प था और मैंने कोर्ट से कहा कि जनाब रमजान आ रहा है और इस मस्जिद को खोल दें। तो सरकार की तरफ से कहा गया जनाब DIC होती है, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी, उसकी मीटिंग हो चुकी है और PIC की मीटिंग होनी है, उसमें फैसला होना है, उसके बाद हमने इनको सुनना है, फिर हमने फैसला करना है। तो उस पर मैंने कोर्ट से कहा कि जनाब ये तो वही स्टोरी है जो पिछली दफा भी इन्होंने की थी कि DIC हो गई या PIC होने वाली है। वो कहने लगा नहीं जी हमारी PIC के मेंबर्स पूरे नहीं थे तो वो डिले हो गई। तो अब वो PIC जो है ना 2 तारीख को होगी या 3 को, सॉरी, कहा कि 3 तारीख को हमारी PIC होगी, उसमें हम फैसला करेंगे, फिर हम इनको सुनेंगे और सुनकर हम फैसला करेंगे, तो हमें थोड़ा सा वक्त दे दें। तो फिर मैंने कहा ठीक है आप 4 तारीख रख लीजिए। फिर तो जज साहब कहने लगे कि फिर 3 को उनकी मीटिंग है, तो फिर 4 को तो इन्होंने आपको भी सुनना है तो टाइम नहीं होगा। तो मैंने कहा फिर 9 रख लीजिए। तो फिर जज साहब कहने लगे कि दरमियान में 2-3 दिन छुट्टी आ जानी है। तो मैंने कहा जी अल्लाह का घर खोल दें, बस कर दें अब। तो कहने लगे आपका मौकिफ ठीक है, आप सही कह रहे हैं, अल्लाह का घर खुलना चाहिए। और उन्होंने सरकार को भी कहा जी आप मस्जिद क्यों बंद करते हैं, ये कौन सा तुक बनता है, मस्जिद खोलें, रमजान है, लोग वहां नमाज पढ़ेंगे, तरावी पढ़ेंगे, इबादत करेंगे। तो उनका जी सर हम खोलते हैं जी, हमें थोड़ा मौका दीजिए। तो अदालत ने कहा एहसान साहब एक मौका दे देते हैं उनको, चलो हम 13 रख लेते हैं, अगला जुम्मा, अगले जुम्मे तक ये हर सूरत फैसला करके आएंगे, आपको भी सुनेंगे। मैंने कहा जी अब मेरा लिख दें कि हमें सुनेंगे, हमें हियरिंग देंगे। तो जैसा कहा हाँ जी, उनका जी हम इनको हियरिंग देंगे। उन्होंने कमिट किया। तो अदालत ने फिर कहा कि ठीक है आप फिर 13 ले लें। तो 13 तक, मैंने कहा जी 13 को अगर कोई गुड न्यूज मिलती है तो मैं फिर कोई इतराज नहीं, इतना सब्र किया 2-4 दिन और सही। तो फिर सरकारी वकील बोले जी जरूर गुड न्यूज मिलेगी जी, आपको गुड न्यूज मिलेगी। उन्होंने भी कहा और जज साहब ने भी कहा, जिससे जेस्चर ये गया है कि ये कोई फैसला करेंगे मस्जिद खोलने का और अच्छा फैसला होगा इंशाल्लाह, मस्जिद खुलेगी भी और इसमें ये हमें सुनेंगे, हमारा मौकिफ भी लेंगे और हमें सुनकर ही फैसला करेंगे। तो इंशाल्लाह हम इसमें स्टेक होल्डर है, जरूर अल्लाह का घर खुलेगा। और जज साहब चूंकि ये नए आए हैं, वो जज नहीं है जिसने पहले सारे केस को सुना था, वो मिस्टर जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब थे। ये मिस्टर जस्टिस मोहम्मद जवाद जफर साहब हैं। तो थोड़ा सा कोर्ट जिसने खुद फैसला किया होता है वो ज्यादा सेंसिटिव होती है अपने फैसले पर अमल दरामद कराने में। कोर्ट चेंज हो गई है, थोड़ा लीनियंट व्यू लिया इन्होंने, तो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन मसला ऐसा है कि हमें अदालतों से ज्यादा लड़ना नहीं है, हमें यहीं से कुछ लेना है। तो फिर हमने इस पे एडमिट कर लिया कि ठीक है आप 13 ही दे दें, लेकिन 13 को कुछ खबर मिलनी चाहिए। जिस पर जज साहब ने कहा कि एहसान साहब बेफिक्र हो जाए, अगर 13 को ये फैसला करके नहीं आते तो मैं डे टू डे इसे चलाऊंगा, यानी रोजाना की बुनियाद पे चलाऊंगा। जज साहब ने बात 2 से 3 मरतबा कही। और फिर जब मैं गुफ्तगू कर रहा था कि अल्लाह का घर बंद है और मस्जिद खुलनी चाहिए, तो जज साहब खामोशी से मुस्कुरा के कहते हैं एहसान साहब आपके केस में मुझे कमेंट करने से मना किया गया है, तो आप सही काम कर रहे हैं, ठीक है, आप जबरदस्त है। तो पता नहीं इसका क्या मतलब था। बहरहाल हमें बड़ी उम्मीद है कि जो हमने सफर शुरू किया था और बड़े इसमें मद्दो जज़र आए, वो जो है ना अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हिलाहल को कभी कह ना सका कंद, ये वाला मामला हमारे साथ रहा। और जैसे सैयद आला हज़रत फरमाते हैं ना कि तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है ये दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। तो हम इस पर जो है वो इस उम्मीद पर हम चलते रहे और सरकार की बारगाह पे भरोसा करके इंशाल्लाह
ये मस्जिद जरूर खुलेगी। हालात की संगीनी जो है उसको बहुत कम लोग समझते हैं। कुछ लोग तो समझते हैं जो बराह रास्त इससे रिलेटेड है, जिनके घर में कोई मसला हुआ है तो वो तो समझ रहे हैं, लेकिन जिनके साथ कुछ नहीं हुआ ना वो संगीनी को नहीं समझते। खास तौर पर ऐसे लोग जो छुपे हुए हैं और छुप कर उन्होंने समझा हम तो बड़े एक्स्ट्रा स्मार्ट है, हम तो बड़े जो है ना वो स्मार्ट आदमी है और हमने देखो जी हम काबू भी नहीं आए और हमने तो ये कर दिया और वो कर दिया। तो इस तरह के जो लोग हैं वो एक्स्ट्रा स्मार्ट किस्म के लोग, वो एक की संगीनी नहीं समझते कि लोगों के साथ बीती क्या है, लोगों के साथ हुआ क्या है। हमारे साथ तन बीती भी है, मन बीती भी है, जग बीती भी है, हमने सबकी सुनी भी है और इस मसले में सबसे ज्यादा हम खड़े भी रहे। हर मामले को हमने फेस भी किया है, इंतजामिया का प्रेशर भी और दीगर लोगों का प्रेशर भी, हुकूमत का प्रेशर भी, अपनों का भी, बेगानों का भी, ठीक हो गया। सारे प्रेशर हमने फेस किए, तो आज हम जगह पे पहुंचे और इंशाल्लाह अल्लाह रसूल चाहेंगे तो अच्छे नतीजे आएंगे। अच्छा सर, हमने देखा 13 अक्टूबर के बाद से लेकर अभी तक आप फ्रंट फुट पे लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो है ना कुछ दिन हुए हैं कुछ दूसरे लोग मस्जिद के हवाले से क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर क्रेडिट कोई भी ले, अल्लाह का घर खुलना चाहिए, हम तो इसके हक में हैं। कुछ लोगों ने ऐसा किया है, कुछ वकला ने वो जूनियर्स वकला हैं, उन्होंने ये हरकत की है कि वकालतनामा उन्होंने मेरे वकालतनामे के बाद दिया जिसकी जरूरत नहीं थी। मैं समझता हूं कि ये कोई क्रेडिट वाला काम नहीं है, ये अल्लाह रसूल को राजी करने वाला काम है। और बदकिस्मती है कि कुछ लोग जो है वो एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं और जिसके बारे में वो क्या कहा जाता है, नेरंगिए सियासत दौरा तो देखिए मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर ना थे। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है और ये दुनिया है, दुनिया में इस तरह के मामला होते रहते हैं। कुछ लोग जो है ना वो जब मुश्किल वक्त होता है तो वो गायब हो जाते हैं, अच्छे हालात होते हैं तो हीरो बनने के लिए आ जाते हैं। तो बहरहाल ये तो एक दुनिया है और दुनिया का निजाम इस तरह ही चलता है, करते रहें। जो भी क्रेडिट ले, ये क्रेडिट का गेम ही नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं कि किसने जो किया, जो कर रहा है और किसकी एफर्ट्स इसमें शामिल है। तो बहरहाल वो बाबा जी लरम फरमाया करते थे कि मालका नू पता है, ठीक है, मालका नू सारे नौकरां दा पता है, ये नौकर की कर देने, वो मालका नू पता है, तो मालिक तो जानते हैं ना, अल्लाह फजल करेगा। अच्छा सर, हमें ये बता दें कि हाफिज अनस और हाफिज साद रिजवी की तरफ से आपने कोई रिट दायर की है, और रिट कौन दायर कर सकता है, घर वाले या कोई भी कर सकता है? देखें जी, मैं इस पे कहा था कि हम दायर करेंगे, मैंने कई दफा भी बात की है और इसका मकसद ये होता है किसी को मैसेज देना। आप समझदार हैं और हम दरअसल जो वकला है जिनका इस उम्र गुजरी ऐसी दश्त की स्याही में, तो हम फिर कई बातें जो हैं वो ऐसी करते हैं कि जिसका मकसद किसी ना किसी जगह मैसेज देना होता है और दिया जाना चाहिए। बहुत सारी बातें आप दो बदो नहीं कर सकते, ये मीडिया है और मीडिया के जरिए पैगाम दिया भी जा सकता है, पैगाम वसूल भी किया जा सकता है। और इस वक्त दुनिया में बहुत सारे काम हैं जो मीडिया के जरिए हो रहे हैं। तो मीडिया एक है जिसकी ताकत का अंदाजा जो है वो बहुत कम लोगों को है। तो हमने ये बात की थी और बिल्कुल इसमें सीरियसनेस के साथ होना चाहिए और इसको, ये मामला चूंकि बहुत हसास है, अगर कोई नंबर गेम के चक्कर में और जल्दबाजी में कोई नंबर टंग प्रोग्राम को इस तरह करेगा तो वो नुकसान में रहेगा। मेरा ख्याल ये है कि इसका जो बेहतरीन इसके एग्रीव्ड पर्सन है, या तो